नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारा उत्तराखंड का भाग 25 होगा, जिसमें कि हम बोक्सा और राजी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो बोक्सा और राजी जनजाति के बारे में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं पूरे डीपली देखेंगे हम बोक्सा एवं राजी जनजाति। इससे पहले हमने भोटिया, जौनसारी एवं थारू के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी वो वीडियो देख लेंगे। और आगे चलते हैं हम बोक्सा जनजाति के लिए। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास, क्योंकि वीडियो का एग्जाम होने हैं, पुलिस का एग्जाम होना है और साथ ही अभी अपर पीसीएस का एग्जाम भी होना है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं। तो बोक्सा जनजाति, तो बोक्सा जनजाति में है कि उधम सिंह नगर व नैनीताल में बोक्सा बहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है भाई बुक्साड़। ध्यान रखें, क्या कहा जाता है? बुक्साड़ कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो अन्य पॉइंट इसमें बन सकते हैं, तो आपको पता ही, हम पूरा लिख के इसमें बताते हैं। तो अन्य पॉइंट जो है उसमें आपको कि पूछेंगे कि बोक्सा कितने गांवों में निवास करते हैं। तो ये करते हैं 173 गांव में निवास करते हैं। कितने? 173 गांव में ये निवास करते हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पे रह गया, जो ये बुक्साड़ कहा गया है, तो ये बुक्साड़ इनको किस में कहा गया है? ये बुक्साड़ शब्द का प्रयोग किया गया है आईने अकबरी। किसमें? आईने अकबरी में इनके लिए बुक्साड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और उधम सिंह नगर में ये कहाँ कहाँ रहते हैं? तो उधम सिंह नगर के बाजपुर, जो बाजपुर शहर है वहां पे निवास करते हैं। ये काशीपुर में रहते हैं, काशीपुर में। इसी के साथ साथ ये नैनीताल के रामनगर में, नैनीताल के रामनगर में निवास करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही एक अंग्रेज साहित्यकार थे, इसका नाम था इलियट। इलियट नामक व्यक्ति था एक, इलियट। तो इसने कहा था कि बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। कहाँ पे? चंपावत के बनबसा में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा कहा गया है? ये इलियट के द्वारा कहा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और विद्वानों के अनुसार कहा गया है कि बोक्सा जनजाति थार नगर, कौन? थार नगर के राजा बसंत देव, बसंत देव नहीं, सॉरी, जगत देव, जगत देव के वंशज इनको बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, किनके? थार नगर के राजा जगत देव के वंशज इनको बोलते हैं। और बोक्सा जनजाति और कहाँ कहाँ रहती है? तो ये गढ़वाल क्षेत्र में भी देख लेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में भी बोक्सा जनजाति पाई जाती है। तो गढ़वाल क्षेत्र में ये रहते हैं हमारा पौड़ी के कोटद्वार में, पौड़ी के कोटद्वार में ये रहते हैं। और साथ ही साथ ये देहरादून के विकासनगर और सैंसपुर में रहते हैं। कहाँ? देहरादून के जो विकासनगर और सैंसपुर विकासखंड पड़ता है, वहां पे भी ये रहते हैं, विकासनगर और सैंसपुर। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ बोक्सा लोग खुद को पंवार राजपूत भी बोलते हैं, पंवार राजपूत। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं ये खुद को? पंवार राजपूत। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और बैठान, बैठान, बैठान विवाह भी इन्हीं में प्रचलित है। कौन सा विवाह? बैठान विवाह। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा विवाह है भाई? बैठान विवाह भी इन्हीं में प्रचलित है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ध्यान रखेंगे इन सभी पॉइंटों का। तो आगे चलते हैं बोक्सा जनजाति से आगे जो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोक्सा जनजाति की विशेषता, तो इनकी विशेषता क्या क्या है उनके बारे में हम देखेंगे। तो इनकी विशेषता है कि बोक्सा जनजाति की पहचान, अगर इनकी पहचान पूछेंगे अगर, तो ये होते हैं, इनका होता है चेहरा, चेहरा इनका चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है भाई इनका चेहरा। और नाक चपटी और होठ पतले होते हैं। और इनकी निश्चित बोली तो कोई है नहीं, पर ये कौन कौन सी बोली यूज करते हैं बोलने के लिए? तो ये भावरी, भावरी बोली, रच भैंसी, रच भैंसी व कुमैया, कुमैया बोली ये बोलते हैं। और इनकी 5 गोत्र या उपजाति है। कितने? 5 गोत्रों या उपजाति में ये विभक्त हैं। 5 गोत्रों या उपजातियों में ये विभक्त है। तो ये 5 कौन कौन से हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं? यदुवंशी, यदुवंशी गोत्र, राजवंशी, राजवंशी और पंवार और पतराजा व तनवार।
ये इनके 5 गोत्र हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकी बेटियां वगैरह होती है, इनको भी समान अधिकार दिया जाता है, संपत्ति की जितना भी संपत्ति होती है उनमें समान अधिकार दिया जाता है, और पितृसत्तात्मक प्रथा इसमें पाई जाती है। वैसे तो अब सभी को कोर्ट ने सभी को बोल दिया है कि सभी को समान अधिकार होगा, तो ये तो सभी के लिए लागू हो गया है अब। तो आगे देखते हैं हम आगे क्या बन सकता है। यहाँ से आगे है कि बोक्सा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। तो ये इस तरीके से बोक्सा लोग दिखते हैं। तो बोक्सा जनजाति की धार्मिक जो व्यवस्था है वो है कि ये बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी जो है वो काशीपुर में, कहाँ पे है? काशीपुर में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी देवी काशीपुर में। और बोक्साड़ के जो बोक्सा हैं उनका जो देवता पूछते हैं वो इनमें फेमस है साकरिया देवता। कौन सा देवता है भाई? साकरिया देवता। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और साकरिया को ग्राम देवता भी ये कहते हैं। क्या कहते हैं? साकरिया को ग्राम देवता। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ग्राम खेड़ी की ये पूजा भी करते हैं। कौन सी? ग्राम खेड़ी। ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ ये हुल्का व ज्वाल्पा, हुल्का व ज्वाल्पा देवी और की भी पूजा करते हैं। और जो बोक्सा जनजाति में जैसे जो तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति होते हैं उसको कहा जाता है भरारे। ये आप ध्यान रखेंगे। भरारे शब्द किससे संबंधित है? तो बोक्सा जनजाति के तांत्रिक, जो तांत्रिक व्यक्ति होता है उससे संबंधित है क्या? भरारे शब्द। और चेती, चेती इनका प्रमुख त्योहार है। कौन सा? चेती इनका प्रमुख त्योहार है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और भी इनके त्योहार हैं। जो और त्योहार है इनके होंगड़, गोटरे, ढलिया और मोरो। होंगड़, गोटरे, ढलिया, मोरो इनके प्रमुख त्योहार है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्या है? प्रमुख त्योहार है इनके। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भूमसेन देवता की भी पूजा करते हैं। कौन से देवता? भूमसेन। भूमसेन देवता की भी ये लोग पूजा करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम इनकी बोक्सा जनजातियों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। सॉरी, धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम देख चुके हैं हम बोक्सा के। और आगे देखते हैं हम इनका कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था थोड़ा छूट गया था। राजनीतिक, बोक्साओं की राजनीतिक व्यवस्था। तो इनकी राजनीतिक व्यवस्था में एक होता है इनमें बिरादरी पंचायत। कौन सी पंचायत होता है भाई? बिरादरी पंचायत। ये कानून व्यवस्था के उत्तरदायी होती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं भाई। कितने? 5 सदस्य। सबसे बड़ा जो सदस्य होता है वो बड़ा अधिकारी होता है, उसे तखत कहा जाता है। तखत, अधिकारी को तखत कहा जाता है। इसमें होगा एक मुंसीफ होगा। इसी के साथ एक दरोगा होगा। दरोगा जो पद होते हैं वो होंगे ये। और 2 सिपाही ये होते हैं इसमें। और सभी सदस्य वंशानुगत होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और गांव के लिए, यहाँ पे गांव के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? गांव के लिए इसमें मजरा शब्द, मजरा शब्द प्रयोग किया जाता है बोक्सा जनजाति में। अब वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर यहाँ पे कुमाऊं में बोक्सा परिषद बना दिया गया है। कुमाऊं में क्या बना दिया गया है भाई? बोक्सा परिषद। बिरादरी पंचायत की जगह क्या बना दिया गया है? बोक्सा परिषद। तो बोक्सा जनजाति के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इतना ही सब कुछ ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम राजी जनजाति के बारे में देखते हैं। राजी जनजाति तो कुछ इस तरीके से है। राजी ट्राइब्स इन उत्तराखंड। तो राजी जनजाति कुछ इस तरीके से पहाड़ों में रहती थी, गुफाओं वगैरह में। अब तो खैर गांव वगैरह अच्छे तरीके से बस चुके हैं ये लोग भी। और इनकी आबादी बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि मतलब 600-700 लोग होंगे ये। कहीं पे 590 दिया हुआ है, कहीं पे 690 दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इतने ही ये लोग बचे हुए हैं। तो इससे क्वेश्चन देखते हैं हम कि राजी जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है? तो राजी जनजाति के आवास को रोत्यूड़ा कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, रोत्यूड़ा कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ पे निवास करती है? तो ये पिथौरागढ़ के धारचूला,
धारचूला, कनाली छीना, धारचूला, कनाली छीना, डीडी हाट विकास खंडों के 7 गांवों में निवास करती है। कितने? 7 गांवों में, कहीं पे 9 गांव भी दिया गया है तो 7 गांवों में निवास करती है। इसके अलावा ये चंपावत और नैनीताल में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और राजी जनजाति से और जो पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि राजी जनजाति को बनरौत या बनरावत यानी जंगल का राजा या जंगल का राजा कहा जाता है। और इनकी सबसे कम आबादी है, जनजातियों में सबसे कम आबादी इन्हीं की है, सबसे कम आबादी, क्योंकि ये लोगों से इन्होंने ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, ये जंगल में ही लोग रहने वाले हैं। और कम होने का कारण इनका जब बाहरी दुनिया से ये ज्यादा जुड़े नहीं है तो कुपोषण वगैरह और जल्दी बीमार हो जाना और डॉक्टर पे ना जाना, सही ना होना, तो इनकी जनसंख्या मतलब घटती ही चली गई। और ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं भाई। इसमें काष्ठ कला में निपुण होते हैं, मतलब लकड़ी वगैरह के सामान बनाने में ये बहुत ही अच्छे कारीगर होते हैं। और इनकी बोली जो होती है, बोली अगर पूछ लेंगे कि राजी जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है तो इनकी बोली है मुंडा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। कौन सी बोली है भाई? मुंडा बोली। और मुंडा बोली में तिब्बत व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे। किसकी? तिब्बत व संस्कृत बोलियों शब्दों की इनमें अधिकता पाई जाती है मुंडा बोली में इनकी। और ये हिंदू ही धर्म मानते हैं। कौन सा धर्म मानते हैं भाई? हिंदू धर्म ही ये लोग मानते हैं। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, राजी जनजाति की विशेषताओं के बारे में कुछ देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो राजी जनजाति की जो विशेषता है पहले इनमें पलायन विवाह करते थे ये, मतलब जहाँ पे विवाह शादी करते थे वहां से ये चले जाते थे, तो पलायन विवाह होता था। विवाह में 2 परिवारों के बीच में एक समझौता होता था इनमें, राजी जनजातियों में। और राजी जनजातियों में एक और था कि अगर किसी घर इन्होंने बनाया हुआ है जंगल वगैरह में जहाँ भी इनका घर होता था, अगर वहां किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो ये इस घर को त्याग देते थे। ये भी इनमें कुछ प्रथाएं थी, अब तो पता नहीं है कि नहीं है। और ये विवाह से पूर्व सांग जांगी और पिंठा प्रथा। कौन सी? सांग जांगी। अगर पूछेंगे कि सांग जांगी व पिंठा संस्कार प्रथा किसमें है? तो ये राजी जनजाति में। और वर वधु मूल्य प्रथा भी इसमें प्रचलन है। वर वधु में मूल्य प्रथा, वधु मूल्य प्रथा मतलब लड़की को पैसों में ये दे देते थे, तो इसका भी ये प्रचलन यहाँ पे पाया जाता था। और विवाह विच्छेद के लिए स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार था, मतलब अगर किसी को अलग होना है, तलाक वगैरह देना है, तो वो लड़की भी दे सकती है, लड़का भी दे सकता है, समान अधिकार था यहाँ पे, कुछ ऐसा भेदभाव नहीं था यहाँ पे राजी जनजाति में। और इनकी जो धार्मिक व्यवस्था है, इनका जो प्रमुख देवता है, राजी जनजाति का प्रमुख देवता, तो प्रमुख देवता जो था इनका वो था बागनाथ देवता। ये आप पॉइंट ध्यान रखें। कौन से देवता थे इनके प्रमुख? बागनाथ देवता थे। और इसी के साथ साथ जो और देवताओं की पूजा करते थे, तो और देवता है इनके गणनाथ, इसी के साथ थे मलेनाथ, मल्लिकार्जुन, और छुरमल देवी देवताओं की ये पूजा करते थे। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। कौन? राजी जनजाति। और इनका प्रमुख त्योहार अगर पूछ लेंगे, प्रमुख त्योहार राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार, तो प्रमुख त्योहार थे इनके कर्क या कारक या मकर या मकारा। जो कर्क और मकर संक्रांति होती थी, ये इनके प्रमुख त्योहार थे। और इनमें मैंने बताया था कि मूक व अदृश्य विनिमय प्रथा, मूक व अदृश्य विनिमय प्रथा इसमें प्रचलित थी। तो मूक विनिमय प्रथा क्या थी कि ये लोग मतलब लोगों से इंटरेक्ट तो ज्यादा करते नहीं थे, मतलब जंगलों से ये बाहर नहीं आते थे, तो इन्हें अन्न वगैरह की जरूरत तो जंगल में पड़ती थी, तो ये क्या करते थे? लकड़ी से बना हुआ काष्ठ वगैरह को ये
किसी लोग तो पहले शरीफ हुआ करते थे, अब तो ऐसे कोई छोड़ेगा तो लोग कुछ भी अनाज वगैरह वापस नहीं देंगे। तो पहले ये क्या करते थे कि अपना लकड़ी से बना हुआ जो भी कास्ट होता था इनका, वो किसी के घर के आगे छोड़ देते थे, फिर दूसरे दिन आके वहाँ पे जो घर के लोग होते थे वो समझ जाते थे, तो वो अनाज वहाँ पे रख देते थे, तो ये अनाज उठा के वापिस जंगल में चले जाते थे। तो ये मूक विनिमय प्रथा का इनमें बहुत ज्यादा प्रचलन था। आज के डेट में तो कोई छोड़ेगा बाहर तो कुछ नहीं मिलेगा, वो भी सामान भी उठा लेगा और वापस कुछ मिलेगा। तो अब तो ये प्रथा लगभग लगभग समाप्ति हो चुकी है। और इनमें झूम खेती करते थे, मतलब ये जगह चेंज करते रहते थे, तो ये झूम खेती करते थे। और कम संख्या का इनका कारण मैंने बता दिया है कि कुपोषण इनका कम जनसंख्या का कारण है। और ये रिंग डांस करते थे, रिंग डांस इनमें का प्रचलन है। रिंग डांस किसके समान है, जैसे थड़िया नृत्य होता है उत्तराखंड में, वैसे ही ये रिंग डांस करते हैं। और सर्वाधिक आबादी अगर पूछेंगे कि सर्वाधिक आबादी, तो सर्वाधिक आबादी अभी ऊपर भी बताया था मैंने, तो सर्वाधिक आबादी इनकी पिथौरागढ़ में ही निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है सर्वाधिक आबादी, तो पिथौरागढ़ में ही निवास करती है। और एक व्यक्ति निकले हैं इनमें से, तो उस व्यक्ति का नाम है गगन सिंह। गगन सिंह, ये गगन सिंह जो है ये प्रथम विधायक बने हैं। प्रथम विधायक थे कहाँ से, हमारे राजी जनजाति से जो प्रथम विधायक निकले थे। तो अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं है। राजी जनजाति में काफी सारे एनजीओ वगैरह चल गए हैं इनके लिए भी, कि क्या बोलते हैं इनका कल्याण के लिए, इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये विलुप्त ना हो जाए ये जनजाति। तो उसलिए काफी गवर्नमेंट भी, केंद्र सरकार से भी और इस राज्य सरकार से भी काफी कुछ किया जा रहा है राजी जनजाति के लिए। तो ये थी हमारे जनजातियों का चैप्टर। जनजातियों के चैप्टर में थोड़े 2-4 फैक्ट तो मैं और भी बता देता हूँ आपको, 2-4 फैक्ट कुछ छूटे हुए हैं तो वो बता देता हूँ ऑल ओवर जनजातियों से। और जो पॉइंट है, जैसे कि जौनसारी जनजाति है, तो जौनसारी जनजाति 97% के आसपास कहाँ निवास करती है, तो ये देहरादून में निवास करती है। बाकी 3% थोड़ा इधर उधर रहती है। और थारू जो है, थारू जनजाति में 98% लोग कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। और बोक्सा तो बोक्सा जनजाति में क्या होता है कि बोक्सा जनजाति में 58% लोग तो उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, और लगभग 32% लोग देहरादून में निवास करते हैं। और राजी जनजाति में क्या है कि राजी जनजाति में लगभग 55% लोग कहाँ पे निवास करते हैं, तो 55% लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, बाकी लोग अन्य जगह पे निवास करते हैं। ये पॉइंट आप इनमें से ध्यान रखेंगे। और बाकी थोड़ा सा अब हम अनुसूचित जातियां यानी एससी में से भी, एससी के जो 2-4 पॉइंट बनने हैं वो भी हम देख लेते हैं। एससी में, तो एससी में कितनी जातियां हैं, तो एससी में है 65 जातियां। कितनी जातियां एससी में, तो 65 जातियों को एससी का दर्जा दिया गया है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या जो है वो है 18,52,516। 18,52,516 इनकी जनसंख्या है। जो कुल प्रतिशत अगर पूछ लेंगे तो 18.8% इनकी जनसंख्या है। और एससी जनजाति जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा है हरिद्वार में सर्वाधिक है। उसके बाद कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में एससी सर्वाधिक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और सबसे कम, अगर सबसे कम एससी पूछेगा, सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है हमारा, सबसे कम आपका हो गया चंपावत में और रुद्रप्रयाग में। सबसे कम इन 2 जिलों में एससी पाई जाती है। और प्रतिशत की दृष्टि से एससी की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक है एससी की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से, तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक है बागेश्वर में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और सबसे कम है, कम कहाँ पे है, कम है हमारा देहरादून में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। देहरादून में सबसे कम है इनकी जनसंख्या। और विधानसभा में इनकी कितनी सीटें हैं, विधानसभा में एससी की, तो विधानसभा में इनकी 13 सीटें हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 13 सीटें हैं। और एसटी की कितनी है, एसटी की, तो एसटी की विधानसभा में है हमारी 2 ही सीटें। एक कहाँ पे, नानक मत्ता और चकराता में, बहुत बार आपको बता दिया गया है। और एससी का आरक्षण अगर पूछ ले, आरक्षण कितना मिला हुआ है इनको, तो आरक्षण मिला हुआ है 19%। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक एससी साक्षरता किस जिले में है, तो वो है नैनीताल में। ये आप पॉइंट, सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो इसके बाद बाकी तो कुछ ऐसे पॉइंट है नहीं है कि, और यहीं पे एससी के बारे में इतना ही है लगभग। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और आगे अब हम देखेंगे, आगे हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज वगैरह शुरू करूं मैं,
तो अच्छे से शुरू करूंगा कि मतलब मैप वगैरह के अनुसार और फोटो वगैरह अच्छे से लगाएं कि जिससे कि आप लोगों को भी याद करने में आसानी हो। तो उस तरीके से शुरू करेंगे और आज हमारा जनजातियों का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हो तो मैं पूरी एक ओवरऑल जनजातियों की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो में कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव दें, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको ये सब्सक्राइब वगैरह चैनल करवाओ यार, थोड़ा बढ़वाओ, जल्दी से 1K करवाओ। बाकी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।